Hello, hello, hello everyone. Welcome back to the Wascast episode 16. uh, आज यहाँ पार्क में कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इसके चक्कर में हवा चली अच्छी खासी। आज का टॉपिक आप सबको टाइटल और क्या कहते हैं थंबनेल से पता चल ही गया होगा। इस टॉपिक पे मेरे को बात करने में थोड़ा बहुत सा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मैं पॉलिटिक्स पे बात कर सकता हूँ, बट कोर्ट के ऊपर बात करना थोड़ा सा है, स्कैरी है। पता नहीं, मुझे मतलब मैं जब ये अपना रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि क्या गलत हो सकता है। तो मैं पहले इंट्रो दे देता हूँ। एपिसोड 16 आज है कितना, 22 मई 2026 शाम के 5:30 बज रहे हैं। और आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। और जैसा कि मेरा हर वीडियो में होता है, कोई स्क्रिप्ट होती नहीं है, बस टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, उसी के हिसाब से मैं बोलता हूँ। इस बार टॉकिंग पॉइंट्स कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं मेरे पास। मतलब टोटल मैंने अपनी डायरी में मैंने गिने थे 9 पेज के नोट्स बना के लाया हूँ। मतलब टोटल आज तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ नोट्स पेजेस है। मतलब अभी मैं रिकन्सिडर कर रहा हूँ इस पर बात करूँ ना करूँ, लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब मैं बात कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा और डाल चुका हूँ वीडियो। लेकिन हाँ, देखते हैं। अब इतना मेहनत से रिसर्च किया है तो मतलब बात तो करना बनता है ही। और हाँ, वैसे इन अंकल को मैंने बोला था कि अंकल बैठ जाइए आप, लेकिन मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर बैठते तो मैं बात कर लेता। अब इतना मेरा कैमरा शाइनेस ख़त्म हो चुका है और एक सेकंड में अपने एक पंखे का इंतज़ाम करता हूँ। मतलब थोड़ी देर रुकिए। मतलब क्या करूँ बहुत थोड़ी वो एक हवा का झोंका, बस एक हवा का झोंका आया, थोड़ा ठंडक दे के चला गया। लेकिन यहाँ पे आज मतलब कुछ ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, तो एक पंखा बनाता हूँ मैं। गलत बात, ऐसे नहीं देखते। सॉरी फ्लैश करने के लिए, बट कैसे बनाते हैं इसे। हाँ, मैं वो याद आ गया। जब तक मैं ये पंखा बना रहा हूँ तब तक आप सबको मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सबसे पहला डिस्क्लेमर उन लोगों के लिए जो मेरे या मेरे दोस्त के परिवार से हैं। अगर ये वीडियो मेरे या मेरे परिवार या मेरे दोस्त के परिवार से कोई ये देख रहा है तो इस वीडियो को आप यहीं पे भी छोड़ के चले जाए। आपकी मेरी भलाई के लिए ये मैं मतलब कह रहा हूँ मैं। और अगर आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं इस वीडियो को देखना तो वॉच एट योर ओन रिस्क। मतलब अपने छोड़िए, मैं क्या ही बताऊँ। और प्लीज़ इस वीडियो का मेंशन ना करें कि मैंने ये वीडियो देखी है, ठीक है। तो हाँ, और दूसरा डिस्क्लेमर, मतलब जो इस बार मुझे डिस्क्लेमर सही में देने की ज़रूरत दिख रही है। जो दूसरे व्यूअर्स हैं उनके लिए खासकर, जैसा कि आपको टॉपिक पता चल गया है, जुडिशरी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बताऊँ, इतना नर्वस हूँ कि मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा, बट हाँ, तो मैं उसके लिए तो मेरे को थोड़ा डिस्क्लेमर देना पड़ेगा ही। कोयल की, आई होप कोयल की आवाज़ के चक्कर में मेरी वॉइस ना दबड़ी हुई। देखिए छोटा सा एक जापानी पंखा तैयार हो गया है। सॉरी, मैं स्कूल तीसरी चौथी क्लास में था तो ऐसी चीज़ें बनाया करता था। सॉरी। हाँ, जब गर्मी लगेगी तो, वैसे गर्मी लग रही है बट मैं अपना नोट्स खोल लेता हूँ यहाँ पे। सॉरी। हाँ,
सो इंडियन जुडिशरी के ऊपर मेरा आज का टॉपिक है, इसके ऊपर बनाना, क्योंकि पॉलिटिक्स के ऊपर लोग सभी बात करते हैं, जुडिशरी के ऊपर कोई बात नहीं करता। और मुझे पता चला क्यों नहीं करता, मुझे पता चल गया क्यों नहीं करता। मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था, बट उतना आइडिया नहीं था कि क्यों नहीं करता कोई बात। सो वैसे फ़न फैक्ट, जब मैं ये वीडियो की रिसर्च कर रहा था उसी उतने में ही मेरे को एक न्यूज़ आती है कि एक यूट्यूबर है, मैं उनका नाम भी लिख के लाया हूँ, अच्छे से रिसर्च करके लाया हूँ। कहाँ गए वो? हाँ, 9 पेज के नोट्स है एक छोटी सी डायरी में, और मेरी राइटिंग इतनी घटिया है तो थोड़ा मुश्किल होगा मुझे नोट्स ढूंढने में, अपने नोट्स में से ढूंढने में। बट हाँ, मैं डिस्क्लेमर दे उसी के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मिल जाए यार, मिल जा, बट कहाँ है, कहाँ गए? पिटिशनर, सुप्रीम कोर्ट सेट्स असाइड, ये ठीक है ना? हाँ, ये ठीक है, बस ये हिले ना ज़्यादा। हाँ, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, सो दैट्स माई माइक। हाँ, मेरा इस वीडियो में यही इसी की वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो मैं करना नहीं चाहता इस वीडियो में। मैं डिस्क्लेमर दे नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। बट हाँ, आई होप मेरा फ़ोन गर्म होकर जल ना रहा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज पता नहीं क्यों यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा। हाँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है। कहाँ गया यार? मेरे को मिल क्यों नहीं रहा? मैंने लिखा था या नहीं लिखा था? मैंने माइंड में लिख लिया यार। नहीं, मैंने लिखा था यार, कोलिजन सिस्टम ब्रोकन। पंखा बनाया ना, सुप्रीम कोर्ट है, कुलदीप सिंह, बॉम्बे हाई कोर्ट। बताओ, मैं डिस्क्लेमर का पॉइंट लिखना ही भूल गया क्या मैं? आई एम वेरी वेरी सॉरी। मेरे डिस्क्लेमर में ही मेरी लैक ऑफ रिसर्च दिख गई, तो इस लैक ऑफ रिसर्च को डिस्क्लेमर बनाता हूँ। सो इस वीडियो का डिस्क्लेमर पब्लिक कितनी अच्छा हो चली। हाँ, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक और कोई हायर अथॉरिटी अगर देख रही है इस वीडियो को, आई होप ना देखे, बट बोलना ज़रूरी है। मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता, मैं कोर्ट का बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ, बट हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो मतलब मेरे को पता चला कि आप कोर्ट की बुराई नहीं कर सकते। जैसे कि लोग नेता लोगों की, जैसे कि मैं उसकी क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस की बुराई कर देता, उन्हें 2-4 उल्टे सीधे वर्ड्स बोल देता। कोर्ट का आप ऐसा नहीं कर सकते। दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक क्रिमिनल और एक सोशल। तो मैं जो बोलने सकता हूँ, बोलता आया हूँ, ये जो बोल नहीं रहा मैं, वो सोशल में आ जाएगा, सोशल कंटेम्प्ट में आ जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि जब मैं ये वीडियोस की रिसर्च कर रहा था, पॉइंट्स बना रहा था, नोट्स बना रहा था, उतने में ही मेरे को पता चला कि एक यूट्यूबर है, कुछ उनका नाम गुलशन था शायद से, वो 15 साल से ऐसे एजुकेशनल लॉ वीडियोस बनाते आ रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है वो, और कोर्ट के इनजस्टिस के खिलाफ वो आवाज़ उठाते आ रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट को एक तरह से क्या बोला था, तानाशाही बोला कि कोर्ट तानाशाही करता है। तो उसके लिए उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल हो गया उन पे, और उनको 6 महीने की सज़ा और 3 सॉरी, मैं लिख के लाया हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ बोलूँगा तो ज़्यादा सही है। हाँ, 3 महीने गलत में, सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। देख रहे हो, मैं एक इमेच्योर आदमी हूँ, मुझे पता नहीं मैं कहाँ गलती कर दे रहा हूँ, इसलिए मैं सोच के लाया हूँ कि इस वीडियो में मैं एक भी बिल्कुल भी फाउल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करूँगा। बट ऐसा सीन ना हो कि मेरे को बोलना पड़ जाए। हाँ, तो 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माना उनको लगा। कंटेम्प्ट कैन बी ट्रेस बैक टू, हाँ, कॉलोनी। बट हाँ, मेन प्रॉब्लम यही है। बट हाँ, मैं आप सबको शायद पता होगा कि मतलब इस वीडियो के बनाने का मतलब मेरे क्या आइडिया कहाँ से है, पहले ये बात करते हैं। हाँ, सो आप सबको पता ही होगा, कॉकरोच जनता पार्टी और CJI सूर्यकांत का वो कॉकरोच वाला स्टेटमेंट। सो उस कॉकरोच वाले स्टेटमेंट से
क्या कहते हैं क्या कहते हैं बाकी जो दूसरी जनता थी उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, पार्टी में शामिल हो गए, वो अलग बात है, मैं उसकी बाद में बात करूँगा। लेकिन उस स्टेटमेंट को सुन के मेरे दिमाग में एक बात आई, मतलब कि हम पॉलिटिशियंस की बुराई करते हैं, उनको उनके पक्ष लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स का पक्ष लेते हैं या उनका साथ देते हैं या उनकी बुराई करते हैं, बट मैंने कोर्ट के मामले में इतना ऐसा क्यों नहीं सुना, ये मतलब थोड़ा बहुत मेरे को क्यूरियोसिटी आई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे को टॉपिक नहीं मिल रहा था इस एपिसोड के लिए कि क्या बात करूं, और ये अच्छा मुझे मिल गया। सीजीआई की बात, उनकी कॉकरोच मुझे भी थोड़ी बुरी लग गई। वैसे हाँ, मैं भी एक कॉकरोच में ही आता हूं, जैसा कि उनके हिसाब से उन्होंने बोला, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस who don't get any employment and don't have any place in the profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become other activists and they start attacking everyone. तो पहले बात इन सब का कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि हाँ, जैसा कि उन्होंने अगर बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, बट क्लैरिफिकेशन और जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उनमें कुछ मैच लगा नहीं, मुझे लगा नहीं कि वो कहते हैं ना, रायता फैल चुका है, बात हाथ से निकल चुकी है, अब क्लैरिफिकेशन देने का फ़ायदा नहीं। तो मैं उनकी बात से यही अग्री करता हूँ कि हाँ, कॉकरोच है हम, मतलब, और जैसा कि वो कॉकरोच जनता पार्टी वाला है, उसके मैनिफेस्टो में है कि जॉइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, मैं उस रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफ़िल करता हूँ। अनएम्प्लॉयड हूँ, लेज़ी हूँ, और भी कुछ था, पता नहीं, मैं उस पर ज़्यादा रिसर्च करके नहीं लाया। मैं जो है वो सो है। एवरीवन हैज़ राइट टू प्रोटेक्ट। हाँ, तो ये चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसा बोला कि कॉकरोच है। तो मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि वो कॉकरोच लोग, ये जो एक्टिविस्ट हैं, जो मीडिया में, ये जो सोशल मीडिया में आ जाते हैं, उन्हीं के वजह, अभी भाई फुटबॉल लगता है, मेरा ट्राइपॉड को पूरा जाता, सॉरी। हाँ, तो उन्हीं के वजह से जो कॉकरोच जो सोशल मीडिया और मीडिया में है, उन्हीं के चक्कर में सॉरी, उनकी वजह से ही हमें दुनिया में क्या हो रहा है पता चल रहा है अनबायस्ड तरीके से, क्योंकि न्यूज़ मीडिया और जो बाकी मीडिया है वो तो उसका हालत हम सब जानते हैं कैसी है। सो ये जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं मेरी तरह, जैसे वैसे मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी अनएम्प्लॉयड हूँ, आगे सोशल कमेंट्री कर रहा हूँ कोर्ट के ऊपर। सो या मैं भी उसी में काउंट होता हूँ, कॉकरोच की तरह। वैसे एक बात बताऊँ, मैं जो वो सोच के आया था ना, मैं पता नहीं मैं वो बोल क्यों नहीं पा रहा, मैं थोड़ा डर रहा हूँ, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे डरना नहीं चाहिए, मतलब मुझे डरना चाहिए, वैसे मुझे डर। अच्छा, एक बात बताओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे, अब मैं वैसे भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता मेरे, तो मैं बस ये मेरे दिमाग में अभी ये घूम रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरना क्यों चाहिए? हम कोर्ट का कंटेम्प्ट मतलब क्या काउंट करता है, ऐसा क्या मतलब? क्योंकि मैंने एक वीडियो में देखा था, एक क्या कहते हैं, इंटर्न लॉयर शायद पानी पी रहा था, तो वो भी, उसके लिए भी जज ने उसे खड़ी खोटी सुनाई कि ये कैंटीन नहीं है, पानी पीना। तो मैं पानी पी रहा था, खाना नहीं खा रहा था, कुछ और नहीं कर रहा था, वो भी। लेकिन हाँ, भाई थोड़ा संभाल के यार, मेरे को अभी कैमरा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि फुटबॉल लग चुका है। ये छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। हाँ, तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ही सीधा जाता हूँ। चीफ जस्टिस का बयान, हाँ, मतलब मैं क्यों भटक रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर भी नहीं दे पाया, सॉरी। कहाँ गया मैं, ये सॉरी, आई होप कैमरा का एंगल पुराना बिगड़ गया हो। हाँ, सो चीफ जस्टिस ने एक और बात कही थी, एक और वही अलग से रिलेटेड है, जो कि मुझे जो कि मेरे मोटिवेशन को और ज़्यादा फ्यूल की इस वीडियो को बनाने के लिए, ठीक है। एवरीवन हैज़ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, बट not not come on not to come on streets and cause problem for others, ठीक है। पता नहीं, हाँ, not to
कम ऑन स्ट्रीट एंड कॉज प्रॉब्लम फॉर अदर्स। तो फिर मतलब बिना प्रॉब्लम कॉज के प्रोटेस्ट कैसे होगा? मतलब मैं एकदम एक्सट्रीम वॉयलेंस के लिए नहीं कह रहा, बट जब तक सामने वाले को आपत्ति नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी, तब तक प्रोटेस्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी? अगर आदमी एक पार्क में बैठ के शांति से धरना दे रहा ऐसे पर्चा पकड़ के, तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? मतलब जो जैसे नेता लोग, जैसे ब्यूरोक्रेट्स जो ढीठ हो चुके हैं एकदम, उनका तो बिल्कुल फ़र्क पड़ना बंद पड़ जाएगा, क्योंकि जब तक शोर नहीं मचता तब तक उन्हें प्रॉब्लम नहीं पता चलती, तब तक वो आवाज़ नहीं सुनते प्रोटेस्टर्स की। तो देयर हैज़ टू बी सम प्रॉब्लम। मैं पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपने दिल की बात नहीं, पन्ने पे लिखी हुई बात आके बोल रहा हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आते मैं सीधा जाता हूँ। सो तो हाँ, उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जानते हो मेरे को क्यों उससे डर लग रहा है? क्योंकि मैं इस वीडियो में जुडिशरी को करप्ट बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, विथ सम फैक्ट्स, ठीक है, यस फैक्ट्स और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। लेकिन मुझे पता है, अगर बड़ा यूट्यूबर होता, बड़ा आदमी होता, और मैं ये बात बोलता कि जुडिशरी करप्ट है मोस्टली, तो बाय बाय, मिलते हैं आपको कोर्ट रूम में। हाँ, हाउ टू रिमूव जज इम्पीचमेंट। हाँ, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब ये लॉ, मुझे पता चला कि देयर इज़ अ लॉ, ठीक है। सो मैं इसके बारे में मुझे एक चीज़ पता चली कि कंटेम्प्ट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ऑफिशियल कॉलोनियल लेजिस्लेशन, ठीक है। अर्लीस्ट रिकॉर्ड था, अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ पेनल्टीज आर इन रेगुलरिटीज एक्ट ऑफ 1773। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सबसे पहला रिकॉर्डेड इंसिडेंट 1773 यानी कॉलोनियल एरा में रिकॉर्ड हुआ था। मेरा माइक का तार गिर गया। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि कॉलोनियल एरा का नियम, जो ऐसा वो भी नियम जो क्रिटिसिज्म को एक कंटेम्प्ट की तरह लेता है, वो क्यों रखा गया है? बहुत सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट होता क्यों है? क्योंकि समय के साथ साथ सिचुएशन बदलती है, दुनिया बदलती है, तो नियम थोड़े बदलने की ज़रूरत है। तो ये कंटेम्प्ट वाला नियम ये तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हम पॉलिटिशियन क्या थर्ड पिलर हम कहते हैं, क्या कहते हैं अपनी डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर है कोर्ट हाउस, जस्टिस जुडिशरी जो भी है, ये जो भी नहीं, सॉरी, जुडिशरी थर्ड पिलर है। तो हम इसको क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं कर सकते फ्रीली? क्योंकि क्रिटिसाइज़ जो आदमी, जो यूट्यूबर जो थे मतलब गुलशन, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो उनको जेल हो गई। तो ये क्या, ये कैसी जुडिशरी है कि आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है फ्रॉम बेस्ड ऑन फैक्ट्स? ऐसा कोई झूठी बात नहीं फैला रहा कोई, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, उसके हिसाब से आप तो वो कैसे हो सकता है? आप उसे कंटेम्प्ट क्यों मान रहे हो? क्रिटिसिज्म मानो। बट सॉरी। हाँ, तो मैं जिस चीफ जस्टिस के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले उन्हीं के ऊपर बात करने आया था, क्योंकि उनके बारे में भी थोड़ा बहुत रिसर्च करके आया। मैंने ये भी लिखा था कि हाँ, वही बात कि बट दोज कॉकरोच हु बिकम सोशल मीडिया एंड मीडिया आर द वन हु हेल्प अस टू रेज अ वॉइस, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता, हम आम आदमी को, देखिए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपने जो भी इंसिडेंट होती है, जो भी फाइंडिंग होती है, ये जो भी नियम होते हैं, या भी जो बात होती है, जो स्टेटमेंट होती है, वो ऑफिशियली अपने वेबसाइट्स पे अपलोड डालते हैं, ठीक है। बट एक आम आदमी तो वेबसाइट पर खोलने जाता नहीं, ठीक है। तो उनको ये जो भी इस देश में जो भी सरकार या जुडिशरी जो भी फैसला ले रही है, उसका मेजर हिस्सा, मतलब मेजर इन्फॉर्मेशन हमें ऐसे, ये जो कॉकरोचेस है जो घर पे बैठ के हम थोड़ी बहुत मेजर ऐसे वीडियोस बनाते हैं, उनकी वजह से हमें पता चलती है। क्योंकि न्यूज़ वाले तो बिके हुए हैं, अब इतने ज़्यादा बायस्ड है कि क्या कहें। क्योंकि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जाके जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी दे रहे हैं, तो आज तक में पूरा वही न्यूज़ चल रहा है। अच्छा हुआ मैं न्यूज़ नहीं देखता। हाँ, तो बस मैं एक चीज़ से चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरे को वो माइक बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, माइक की वायर गिरी हुई है, मेरे को उसे ठीक करना, तब आके बोलता हूँ मैं।
मुझे एक और चीज़ मिल गई कि मैं किस लिए डर रहा हूँ। होता ये है कि पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करने में उनको बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्रिटिसाइज़ करना ना करना एक तरह से ऐसा नियम है कि हम उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं एक पॉलिटिशियन को, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह, ठीक है? बट ऐसा कोई नियम नहीं है वहाँ पे कि आप नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कहीं नहीं नियम है। बट कोर्ट के लिए ये नियम है कि आपका ये क्रिटिसिज्म भी लिया जा सकता है कंटेम्प्ट की तरह। जैसे कि मैंने बोल दिया, मैंने 2-3 बार बोल दिया कि जुडिशरी मोस्टली करप्ट है, कंटेम्प्ट मान लिया जाएगा ये, ठीक है? तौहीन मान ली जाएगी ये, जो कि वैसे फैक्चुअली कहें तो सच है। हाँ, तो चीफ जस्टिस की ये बात जो बाकी लोगों ने भी मानी, तभी जाके कॉकरोच जनता पार्टी बनी। क्या आवाज़ आ रही है? हाँ, तो कंटेम्प्ट के लिए रूल है, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ, क्योंकि मैं कानून कायदे वाला बंदा हूँ थोड़ा बहुत। कानून कायदे से डरता हूँ मैं थोड़ा बहुत, इसलिए। और वहाँ पे कानून है, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ। पॉलिटिशियन के ऐसा कोई कानून नहीं है उनके बुराई करने में, तो मैं खुली करता हूँ। खुल की और फुल्ली को मैंने खुल्ली कर दिया। खुल्ली और फुल्ली, खुल्ला और फुल्ली, ठीक है? मैं खुल्ला उनकी बुराई करता हूँ, फुल्ली उनकी बुराई करता हूँ, बट कोर्ट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज़ अ रूल। एंड ऑल्सो आई कांट यूज़ एनी वल्गर वर्ड्स, जो भी मतलब अब्यूज़िव वर्ड्स में ये से यूज़ नहीं कर सकता। सो वो भी थोड़ा बहुत मुझे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग निकालने से, क्योंकि आप सबको पता है मेरे प्रीवियस वॉचर को कि थोड़ा बहुत मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ऐसे वर्ड्स बोल के थोड़ा बहुत अपने इमोशंस निकाल देता हूँ, ताकि फ्री हो जाता हूँ। मतलब वो होते ना ओपन, थोड़ा ओपन हो जाता हूँ मैं, बट मैं वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा ओपन होना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट हाँ, करना पड़ेगा। रॉबिन, टॉपिक तो चुना है तूने, तो करना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो वही बात मैं उनसे एग्री करता हूँ, जो बाकी लोगों ने भी एग्री की, तभी जाके उन्होंने पार्टी बना ली कि द यूथ इज़ कॉकरोच। तो बस इस चीज़ में एक और चीज़ मैं एडिशन करना चाहता हूँ कि सिर्फ यूथ नहीं, इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ लोग कॉकरोच है, क्योंकि वो कॉकरोच की तरह रहते हैं। ऐसे कॉकरोच की तरह डब्बों में भर के कोर्ट हाउस में जो बड़ी-बड़ी फाइलें पड़ी रहती है केसेस की, उसमें जो कॉकरोच, जो दीमक चल रहे होते हैं, वहाँ पे वो कॉकरोच रहते हैं। ऐसे पार्कों में मंडरा रहे होते हैं कॉकरोच के, तो कॉकरोच क्या, एक आम इंडिया का नागरिक कॉकरोच वाली ज़िंदगी जी रहा है। तो हाँ, उन्होंने सच तो कहा कि हाँ, कॉकरोच है। लेकिन कॉकरोच की जानते हो एक ख़ास बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा ढीठ इंसेक्ट है। वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, टारगेट को छोड़ के अगर मारने से एकदम पिचक देना, लेकिन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन, ठीक है? डायरेक्ट अटैक पे की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है कॉकरोच, रेडिएशन तक को। तो इंडिया के लोग भी कॉकरोच की तरह ही हैं, जो ऐसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम देश में सर्वाइव कर पा रहे हैं किसी तरह से। मैं माइक थोड़ा, एक सेकंड, मेरे को सही में अपने नर्वसनेस को दूर करना है। पता नहीं मैं क्यों नहीं खुल पा रहा आज, पता नहीं क्या हो गया। मैं एकदम अच्छे से सोच के आया था थोड़ा सा। मैं खुल नहीं पा रहा, मैं खुल नहीं पा रहा क्योंकि मैं बुराई नहीं कर पा रहा। मैं बोल दूंगा 2 बात बुरी भली सच्चाई वाली बात, जो कि सच्ची वाली है, झूठ नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो तो हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी। मैं तौहीन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं थोड़ा डरता हूँ, लेकिन तौहीन करने के बाद, हाँ, चीफ जस्टिस कॉकरोच है, समझते हैं हमें। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दी थी, सेक्शन ऑफ मीडिया मिसअंडरस्टूड मी, आई क्रिटिसाइज्ड दोज हु हैव दोज हु आर इन दिस प्रोफेशन, यानी जॉब लीगल प्रोफेशन विद फेक डिग्रीज, एंड जो दूसरे प्रोफेशन में फेक डिग्रीज लेके आए हैं, उनकी बात कर रहे थे। उनका ये क्लियरिफिकेशन था, जो कि पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता है। डिग्री जैसा वर्ड कहीं यूज़ हुआ नहीं। तो ये लोगों का कंटेम्प्ट नहीं, तो ये चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बोला हमें, तो ये तो हमारी तौहीन की, तो इसके लिए कोई कानून नहीं है क्या? एक्चुअली देयर इज़ नो कानून फॉर दैट।
कि अगर एक चीफ जस्टिस आपको कुछ बुरा भला कह रहा है तो आप नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि उससे बड़े बड़े केसेस से चीफ जस्टिस बच के बाहर आ चुके हैं। सो एक चीफ जस्टिस भी था, एक था उसमें से एक तो, बट हाँ। तो मैं थोड़ा बहुत फिर उसके बारे में CGI सूर्यकांत के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालता कि सोचा देखते क्या पता कुछ मिल जाए इनके लिए, पतंग कट के गिरी यहाँ पे। सो ये मैं मुझे मतलब मैंने थोड़ा बहुत पता चला क्या कहते हैं, हाँ मतलब मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च की चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये वही हैं जिन्होंने NCERT क्लास 10th में से वो जुडिशरी, करप्शन इन जुडिशरी वाला चैप्टर निकाल दिया। सो यहाँ से मुझे जुडिशरी ऑफ इंडिया से एक सब टॉपिक मिल गया, करप्शन। तो यहाँ से मुझे ये जो टॉपिक मिला, मतलब उससे पहले मैं सोच रहा था जस्टिस जुडिशरी के ऊपर मैं क्या ही बना सकता हूँ, मैं सोचा कि रिसर्च करना स्टार्ट करूँ। जब ये मिला ना, जब मुझे पता चला ना कि ये वही जज है जिन्होंने ये NCERT से करप्शन वाला चैप्टर हटाया है, मैंने कहा कि मिल गया भाई टॉपिक, अपने को टॉपिक तो मिल भी लो छू। कौन सी भाषा बोला मुझे नहीं पता, बट मैं खुश हो गया थोड़ा बहुत। सो उन्होंने ये पूरा चैप्टर हटा दिया था, और न्यूज़ मैंने सुनी थी कि जो 3 लोगों ने ये चैप्टर बनाया था उनको भी काम से निकाल दिया गया, और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उनको बोला गया, सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को, कि इनको काम नहीं देने का। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो हो गया था ये। सो जानते हो उनका ये चैप्टर निकालने का रीज़न क्या था, कि उन्होंने ऐसा कहा कि आपने जुडिशरी के करप्शन में के बारे में डाला बुक में, जो कि एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन आपने MP MLA ब्यूरोक्रेट्स इनके करप्शन के बारे में नहीं डाला। फेयर पॉइंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक आदमी बाकी चीज़ों की, मतलब 10 चीज़ें जो 5 चीज़ें जो बुराई वाली चीज़ें है, अगर वो 5 ही डाल रहा है, सिर्फ एक डाल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो एक भी हटा देंगे कि वो 5 ही डाला इसके चक्कर में। सो या करप्शन इन जुडिशरी, और करप्शन से फिर मुझे पता चला कि इनकी CGI सूर्यकांत जब ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जज थे, तो इनके ऊपर खुद ही एलिगेशंस लगे थे करप्शन के। बट फिर भी क्या कहते हैं, इन सब 2017 में इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे करप्शन के, रिश्वत लेने के, बट फिर भी इन एलिगेशंस के बावजूद इन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, और ये हिमाचल प्रदेश में, मतलब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की पोस्ट पे अपॉइंट हो गए 2019 में। सो या इनके ऊपर भी करप्शन का धब्बा आया है, और कोई एक्शन लिया ही नहीं गया, कोई इंक्वायरी बैठी ही नहीं कि इससे पता चले कि सच था कि नहीं था। तो क्या ही कर सकते हैं, जजेस के ऊपर एक्शन लिया ही नहीं जाता इस देश में, पता नहीं क्यों। फिर इन्हीं की एक और वीडियो मिली मुझे। सो एक लुधियाना का लुधियाना 12th पास ट्रेडर, एक कपड़े का ट्रेडर, उन्होंने एक PIL फाइल की, पेटिशन फाइल की विथ हैवी लीगल लैंग्वेज, रेज डाउट्स बिफोर द CGI। ठीक है। सो प्रधानमंत्री कौन सा था, क्या है ये, प्रधानमंत्री PM केयर फंड के ऊपर एक पिटीशन फाइल की गई थी एक लुधियाना के 12th पास ट्रेडर की तरफ से। सो उस पिटीशन में जो लैंग्वेज थी वो काफ़ी हैवी लीगल लैंग्वेज थी। ठीक है। तो चीफ जस्टिस ने कहा, ठीक है, कि हम अभी आपका एक टेस्ट करवाते हैं, अगर आप उस टेस्ट में क्या कहते हैं, अगर आपका टेस्ट करवाते हैं, अगर उस टेस्ट में आप 30% भी ले आए, तो हम मान लेंगे कि ये पिटीशन आपने ड्राफ्ट की है। ठीक है। पहली बात, हो सकता है उन्होंने किसी वकील से ड्राफ्ट करवाई हो, हेल्प लेके। आई मीन जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आई मीन लेट्स गो टू साउथ का कोई व्यक्ति है, साउथ इंडिया का, लेट्स से तमिलनाडु का कोई व्यक्ति है, उसको सिर्फ तमिल आती है। ठीक है।
लेकिन उसको अपने देश के लिए एक चिंता हुई, एक प्रॉब्लम नज़र आई, जिसके लिए वो पटिशन फाइल करना चाहता है कोर्ट में, अपने सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, जो कि दिल्ली में आया हुआ है। वो पटिशन फाइल करेगा तो इंग्लिश में फाइल करेगा, लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती, उसे सिर्फ तमिल आती है। तो फिर मतलब क्या कुछ लॉजिक बनता है इसका? हो सकता है कि किसी अच्छे वकील को हायर किया हो उन्होंने, ठीक है, या हो सकता है किसी अच्छे वकील से ड्राफ्ट बनवाया और फिर खुद से ड्राफ्ट की पटिशन फाइल की हो सकता है ना ये भी। बट ये क्या बात हुई कि हम आपका टेस्ट लेंगे, फिर इससे पता चलेगा कि आपने ड्राफ्ट नहीं किया। अरे ड्राफ्ट का छोड़ो, किसी ने भी ड्राफ्ट किया, बट जो कंसर्न है वो तो जेन्युइन है ना। जेन्युइन एक वर्ड मिला मुझे, बोनाफाइड। हाँ, जो उनका कंसर्न है वो बोनाफाइड तो है। पीएम केयर फंड्स के ऊपर जो उन्होंने पिटीशन डाली थी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, बट उन्होंने बोल दिया हाँ, उन्होंने ये भी पूछा फिड्यूशरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स, पिटिशनर कुडंट एक्सप्लेन। ठीक है, जो पिटिशनर था उससे पूछा गया सीजीआई के द्वारा कि फिड्यूशरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स का मतलब बताइए, समझाइए हमें। आप इंग्लिश के टीचर हो रखे हैं सर, या आप यहाँ पे किस स्टूडेंट से बात कर रहे हैं? एक आदमी एक जनरल अपनी कंसर्न लेके आया है, बोनाफाइड कंसर्न लेके आया है, आप वहाँ पे उसकी इंग्लिश और लीगल लिटरेसी चेक कर रहे हैं। आप सीजीआई आए, कुछ कर सकते हैं, क्या पता हमें ना पता वैसे नियम। पिटिशनर जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। So CJI ने कहा the petitioner has filed the petition without any sense of responsibility, vague, wild and frivolous allegation। ठीक है, फ्रिवलेस एक वर्ड मुझे पता चला, जिसका वर्ड मैं बताता हूँ। फ्रिवलेस का मतलब नया वर्ड था मेरे लिए। नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, बट उसका सीरियस, उनके लिए वो सीरियस पर्पस हो ना हो, लेकिन एक अच्छा वैल्यू था पीएम केयर्स फंड, जो कि बहुत ज़्यादा शेडी चीज़ है। छोड़ो, फिर सीजीआई ने कंटिन्यू की अपनी बात। जाओ लुधियाना में 2-3 और स्वेटर बेचो, वरना कॉस्ट लगवा दोगे। ठीक है, कोर्ट डिसमिस्ड द फ्रिवलेस PIL। वैसे उन्होंने जो पूछा ना, फिड्यूशरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डोनर्स, ठीक है, मैं लिख के लाया हूँ वो क्या है, मैंने भी सर्च किया, मुझे भी नहीं पता था। आई एम अनएम्प्लॉयड इंसान, जो कोई कॉलेज जा नहीं रहा, मतलब कॉलेज के नाम नहीं, लेकिन 12वीं पास हूँ, क्वालिफिकेशन का, तो मुझे भी पता करना था ना। लेकिन मैं बस ये बात करना चाहता हूँ कि उनके लिए वैल्यू नहीं था, लेकिन एज अ चीफ जस्टिस आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी इंडिया के एक सिटीजन है, और आई होप आपको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड कितना शेडी है। तो एक पिटीशन फाइल की गई है, तो उस पर एटलीस्ट सुनवाई तो की जानी चाहिए ना। डिसमिस क्यों कर दिया, और वो भी इतना चोमू सा रीज़न दे के। मैंने रीज़न को चोमू का है, आपको नहीं, ठीक है। हाँ, फिड्यूशरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स मैं गूगल किया। वैसे हाँ, मेरे इस पूरे रिसर्च मैंने गूगल, क्लॉड, वेरियस न्यूज़ वेबसाइट्स, गूगल, फिर से थोड़ा गूगल और विकिपीडिया, ये मेरे रिसर्च, यहाँ से मेरी रिसर्च है। ठीक है, मैं पूरी तरह से ट्राई करूँगा एकदम सच फैक्ट्स के बात करने की। ठीक है, तो ये फिड्यूशरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स रिफर्स टू द पोटेंशियल लीगल, फाइनेंशियल और एथिकल लाइबिलिटीज दैट अ कंपनी फेसेस व्हेन इट entrusts इट्स फंड्स टू अ थर्ड पार्टी सच एज अ चैरिटी, ट्रस्ट और NGO। It represents the danger that the donated money will be misused, lost, or misappropriated rather than achieving. सॉरी, मैं अपनी राइटिंग नहीं समझ पा रहा। मिसअप्रोप्रिएट rather than achieving its intended purpose। ठीक है,
जो कि पीएम केयर फंड्स के लिए ही है लागू, मतलब पिटीशन में लिखा गया था ये चीज़, ठीक है। फिड्यूशियरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स, ठीक है। सिंपल टर्म्स में कि हम किसी एनजीओ, ट्रस्ट या चैरिटी को अपना जो पैसा देते हैं, डोनेट करते हैं, तो उसमें एक रिस्क होता है ना कि हाँ भाई, मैंने इस चैरिटी को अपना पैसा डोनेट किया है, तो ये क्या ये डोनेशन का सही इस्तेमाल कर रहा है, या कहीं मेरे डोनेशन से अपनी दुबई की ट्रिप तो प्लान नहीं कर रहा है, या मेरे डोनेशन से कहीं इटली की ट्रिप और नीदरलैंड्स की ट्रिप तो प्लान नहीं कर रहा है, या मेरे डोनेशन से कहीं क्या कहते हैं एथेनॉल की फैक्ट्री तो नहीं डाल रहा, या मेरे डोनेशन से कहीं किसी ईस्ट स्टेट के इलेक्शंस तो नहीं जीत रहा, या मेरे डोनेशन से कहीं रूलिंग पार्टी तो नहीं चला रहा, सॉरी, जो कि पीएम केयर्स फंड पे आ जाता है सीधा। अब सीजीआई ने क्यों इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया वो तो वही जाने, मतलब हम सब जानते हैं उनके हिसाब से, बट ये कोई वैलिड रीज़न तो ही नहीं लगा, ठीक है। सो फिर मैंने पीएम केयर फंड्स में थोड़ी उंगली की, मतलब पीएम केयर फंड में नहीं, फंड में उंगली नहीं, फंड तो बन चुका है, पीएम केयर फंड के बारे में थोड़ी रिसर्च की। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी फंड, केयर फंड, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन केयर फंड, ठीक है। लॉन्च्ड इन मार्च 27, 2020। अरे कितना दर्दनाक साल था मेरे लिए, ठीक है। रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908, ठीक है, 1908। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डिफेंस, होम एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स आर ट्रस्टीज। सो पीएम केयर फंड एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक ओपन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं चला रही, गवर्नमेंट के लोग चला रहे, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं है ये चीज़, ये फंड, ठीक है। इसको अगर सिंपली मैं समझाऊं तो पीएम केयर फंड एक तरह से जैसे कि कमेटी, हाँ, जो लोग आप लोगों ने सुने होंगे ना, कमेटी जमा करना, कमेटी बनाना, ऐसा करके जो आम लोग अक्सर पैसा बचाते हैं कि 10-15 या कुछ 2-3-4 लोग से ज़्यादा लोग अपने पैसे जोड़ते हैं ही जगह, और एक आदमी अपने इमरजेंसी फंड में या किसी चीज़ ज़रूरत के लिए वो पैसा निकालता है अपने ज़रूरत के हिसाब से, जो कमेटी बनाना, तो वो एक कमेटी है ये पीएम केयर फंड। ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है कि आप इस पे आरटीआई फाइल कर सकते हैं कि इस, और जो कि उस पीआईएल का मेजर वो था, टॉपिक था कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है पीएम केयर फंड में, तो हम कैसे पता करें कि कितने फंड आ रहे हैं, मतलब कितने फंड आ रही है तो पता है। ये मेरा नहीं है, ये रखा हुआ है। सो अकेले अकेले आ गया, बोल आजा, अरे आजा, ये पंखा बनाया मैंने, नहीं आना, उसे बुलाया तूने, आ जाओ, 3 monkeys has assembled, सॉरी, गोइंग टू असेंबल, हाँ हाँ है, क्रिकेट का ग्राउंड उधर है। अरे कितने देर का रिकॉर्डिंग हो गया जरा देखियो, ऊपर एक सेकंड, यहाँ दिखेगा, यहाँ, अच्छा 39 मिनट्स हो गए भाई, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टक रहा हूँ, सॉरी, हाँ मेरी नर्वसनेस सही में कुछ ज़्यादा दिख रही है। 39 मिनट्स हो चुके हैं और अब तक मैं दूसरे या तीसरे पेज पे ही हूँ। सो पीएम केयर फंड जो कि बहुत शेडी है, ठीक है, रेज 10,990 करोड़ विद इन 1 ईयर, 10,990 करोड़ एक साल में रेज करा, और जो टोटल रेज अमाउंट था ओवर द 3 ईयर्स इस 12,691 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड ने। उसका कैसे क्या यूटिलाइजेशन हुआ, वो पैसे गए कहाँ, किस चीज़ में इस्तेमाल हुआ, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक ओपन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, गवर्नमेंट के लोग चला रहे हैं बट गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। तो वही कमेटी वाला कि लोग अपना काम अलग कर रहे हैं, लेकिन ये कमेटी एक इनका अपना पर्सनल ग्रुप है जहाँ पे लोग पैसे डाल रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज अ वैलिड PIL, बट चीफ जस्टिस डिनाइड दैट PIL, डिसमिस्ड, सॉरी। हाँ, तो वही ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम की RTI एप्लीकेशन डिनाइड, गेव द इट्स प्राइवेट ट्रस्ट, हाँ, कि एक प्राइवेट ट्रस्ट फंड
प्राइवेट ट्रस्ट फंड में, पब्लिक रूल पे हुआ है पब्लिक, बट इट्स अ प्राइवेट ट्रस्ट फंड। पब्लिक प्राइवेट है, मोदी जी चेयरमैन है उसके और मिनिस्टर्स लोग ट्रस्टी हैं, बट एक प्राइवेट फंड है। एक तरह से जैसे कि आप किसी कंपनी को मतलब आप किसी को जानते नहीं, लेकिन वो कह रहा है आप अच्छी काम करेंगे तो उसमें डाल देना पैसा, लेकिन उस पैसे का क्या होगा किसी को नहीं पता, जिसे कहते हैं फिड्यूशियरी रिस्क ऑफ कॉर्पोरेट डोनर्स। अब जज साहब ने ऐसा क्यों किया, पीआईएल डिसमिस क्यों की, हु नोज। बट उसके बाद मैंने कुछ ऐसा लिखा है कि वाई जजेस एज दे अप्रोच रिटायरमेंट ऑफ्टन चूज टू प्ले इट सेफ एंड अवॉइड issuing orders that could be perceived as anti-government। I don't know why मैंने मतलब क्यों लिखा, सॉरी मैं सीजीआई की बात, पीआईएल पीएम केयर फंड वो पिछली बात है, सॉरी पिछला वो गया, पिछली पुरानी बात, ठीक है। अब एक नई बात करते हैं। जो जजेस जो रिटायरमेंट अप्रोच कर रहे हैं, जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा सेफ प्ले करते हैं, ठीक है, एंड अवॉइड इशूइंग ऑर्डर्स दैट कुड बी परसीव्ड एज एंटी गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि इट्स बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट देयर ओन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। जैसा कि सब सोचता है कि फ्यूचर की सोचते हैं, लेकिन यार वो बुढ़ा गए हैं, उनके पास पहले से सिक्योरिटी है। अगर वो रिटायर्ड भी होंगे ना, तब भी मैंने डेटा निकाला कि एक हाई कोर्ट के जज को 13.5 लाख पर ईयर का पेंशन मिलता है, और एक सीजीआई जो होता है, सीजीआई जो होते हैं उनको 15 लाख का एनुअल पेंशन मिलता है। और एक दूसरे बेनिफिट्स तो अलग है, ये सिर्फ पेंशन है, साल का 15 लाख बहुत है। ऊपर से उनके पास उनके अदर सोर्स ऑफ इनकम्स भी हो सकते हैं अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होगी तो। इन्वेस्टमेंट्स आर रिस्क टू मार्केट रिस्क क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते होंगे, छोड़ो। सो या बिकॉज दे होप they get plum positions, or they can be in they can be politician or LG। हाँ, तो ये अब अपनी टेढ़ी मेढ़ी भाषा को छोड़ के मैं बता रहा हूँ कि वो थोड़ा बहुत नेता लोगों के फेवर में वो ऐसे ऑर्डर्स इशू करते हैं जिससे बड़े नेता लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ताकि बाद में उन्हें नेतागिरी की कुर्सी या कोई एलजी की कुर्सी ऐसे मिल जाए। अब वो ऐसा क्यों करते हैं हम सब समझ सकते हैं, सबको फ्यूचर का देखना है यार, भूख तो सबकी होती है ना। हाँ, हम लोग दो रोटी नहीं, मैं आजकल 4 रोटी खाने लगे, 4 रोटी और दूध से मेरा पेट भर जाता है। कुछ लोगों का 15 लाख साल से भी पेट नहीं भरता। हाँ, सबकी भूख अलग होती है यार। मैं थोड़ा पतला, देख लो, सूखा सा इंसान हूँ, पतला सा, मेरा 2 रोटी और 4 रोटी में काम चल जाता है। क्या पता एक दिन आएगा मेरा भी 15 लाख में पेट ना भरे। हैशटैग स्पॉइलर वार्निंग। मैं माइक में क्यों नहीं बोल रहा। हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच वाज अपसेट विथ अ यंग मेंशनिंग आई एम जस्ट सेइंग चीफ। हाँ, ऊपर से ये बड़े एरोगेंट होते हैं जजेस लोग थोड़े बहुत। मैंने जितने भी, सही बोलूँ ना, मैंने जितने भी जजेस वाली क्लिप्स देखी है ना, हो सकता है ये वो सर्वाइवर से बायस हो, बट मैंने जितने भी जजेस, बहुत सारे जजेस को देखा। कुछ जजेस नहीं अच्छे भी कंपैशनेटली बात करते हैं, काइंड होते हैं, बट बहुत सारे जजेस एरोगेंट होते हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक बॉडी को नहीं कह रहा, जजेस को कह रहा हूँ इन जनरल, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है। तो एक यंग लॉयर ने बोल दिया, चीफ पास्ड एन ऑर्डर। चीफ, ठीक है, चीफ, जो कि फिर भी एक रिस्पेक्टफुल वे है और एड्रेस करने का, कि चीफ ने एक ऑर्डर पास किया। बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच वाज अपसेट विथ, कि चीफ की बोला, माय लॉर्ड, भगवान, कृपा करके, मालिक, ये बोलिए, क्योंकि कॉलोनियल नियम्स है ना यहाँ पे बहुत सारे अभी भी कोर्ट में। इनको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। मैंने ये देखा है कि जो कोर्ट के लोग होते हैं ना, इनको बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। आई मीन
ये खुद को एक अलग ही लेवल का वो समझते हैं, एक क्या नाम है, आम जनता से हटके देखते जो कि है वो हटके। तुम्हें पता कितना मुश्किल है कि एक जज को हटाना, एक सिटिंग जज को हटाना। जस्टिस वर्मा का सीन तो सबको पता ही होगा, उनकी पे भी आऊँगा मैं। ऐसे जज के चक्कर, ऐसे जो जज है, जो जस्टिस वर्मा जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों से लोगों की वजह से मेरे मेरे को लॉ से भरोसा उठ जाता है। नेता लोगों को तो मैं समझ सकता हूँ कि इनको तो ये तो इन पे तो कोई नियम भी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, तो लूट रहे हैं दिमाग खराब, जो कि गलत है। बट एटलीस्ट इनके ऊपर ये जिम्मेदारी तो नहीं है कि नियम कानून कायदे बना के रखने हैं, और ये भी देखना है कि दूसरे कर रहे हैं कि नहीं। नेता लोगों का काम नहीं है कि दूसरे लोग वो कानून फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, बट जजेस का काम होता है ये देखना कि सब कानून के दायरे में हो रहा है कि नहीं। वो खुद कानून तोड़ते तो बुरा लगता है, और मेरा मॉरल डाउन हो जाता है और होप खत्म हो जाती है लॉ के लेके। और एक रिमार्केबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर जो उन्नाव रेप केस में था, पॉक्सो एक्ट लगा था 2019 में, उसे लाइफ सेंटेंस मिली थी, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स सस्पेंड नहीं करा, जो फॉर्मर बीजेपी एमएलए था उसको लेके सेट असाइड, ऑर्डर हटा दिया, दोबारा से लीगल बैटल होगा। पॉक्सो लगाया था उस पर। तुम्हें पता पॉक्सो वाले को क्या सजा मिलनी चाहिए? डेथ पेनल्टी। रेप ही इतना हीनियस क्राइम है, थोड़ा सी मजाक का बात है, रेप ही इतना सीरियस क्राइम है, ऊपर से माइनर का। ऐसे लोगों को अनकंडीशनल कन्विक्टेड होने पे, कन्विक्टेड था वो, कन्विक्ट होने पे पॉक्सो वालों को सीधा डेथ पेनल्टी देनी चाहिए, तब जाके ऐसे लोगों के दिमाग में, जिनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं ना, तो उस ख्याल के बाद उस ख्याल से पहले ये डर बना रहे कि ऐसा अगर सोच भी लिया ना तो इसका हश्र क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन जो जुडिशरी है ना, वो चाटुकारिता करती है थोड़ी बहुत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब मैं जब बुराई करूंगा, मैं खुद को कॉल आउट करूंगा कि मैं कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा हूँ, तौहीन कर रहा हूँ उसकी। बट तौहीन लायक है, क्या पता मैं 6 महीने जेल में रह के कुछ नया नहीं बना, लेकिन हाँ, मैं वो नहीं दे सकता यार, फाइन नहीं दे सकता, जेल जा सकता हूँ, हाँ जेल जा सकता हूँ, एक ट्रिप हो जाएगी मेरी, बट फाइन नहीं दे सकता। मेरे पर्सनल सेविंग्स में सिर्फ 2000 रुपये बचे, 2000 भी नहीं है, 1500 हैं, और बैंक में मिला ले तो हाँ, बैंक में 1200, ऑफलाइन 500, 1700 रुपये बचे हुए हैं मेरे पास। 1700 दे सकता, मैं नहीं दूंगा 1700 रुपये। हाँ, क्या मतलब जेल में जाऊंगा, आने के बाद कुछ पैसे तो होने चाहिए ना, कि पार्टी दोस्तों की क्या भाई आगे आगे है। मैं मुझे लगता नहीं कि लगेगा कि मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, बट हाँ मैं अपनी बात बोलूँगा। लेकिन हाँ, इन लोगों को आदत है ना, हो सकता है मैं बड़ी पोजीशन में, जो कि मैं जाऊँगा, किसी बाहर बड़ा आदमी बना, जो कि मैं बनूंगा ही, तो इस वीडियो को वो कहेंगे इधर वीडियो, ये देखिए रॉबिन कुमार ने बहुत पहले कोर्ट की तौहीन की थी, और तौहीन होती है, चाहे वो 400 साल पहले की गई हो या अब की गई हो। लेकिन जो अभी 53 मिलियन से ज़्यादा केस पेंडिंग है, उस पर काम नहीं चलेगा, उस पर सुनवाई नहीं होगी। सर आइए, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट अपने पे केस ला, हम इस पे बात करेंगे। अरे यार वो करोड़ों केसेस, 5 करोड़ 10 करोड़, तो बनने दो। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पे बात पहले होगी। आपने हमारी तौहीन कैसे की, अपने को दिल पे लगा, पर्सन लगा, मेरी तौहीन कैसे की थी तूने। पाँच करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है, और अभी आज ही, आई थिंक, हाँ आज उठा तो मुझे पता चला, आज या कल ही केजरीवाल और एक और जर्नलिस्ट है, उनका नाम क्या था, यार मैंने लिखे थे, दिख क्यों नहीं रहे मुझे।
जुडिशरी नेट। तू गिलहरी बुला रहा? कहाँ है अनीश? ओए श्रीवास्तव, तूने न्यूज़ सुनी? केजरीवाल पे केस हुआ है कोर्ट की तौहीन का। अबे मुझे दूसरे का नाम जानना है यार। चलो रिसर्च के लिए है तो मेरे पास फ़ोन आ गया, मैं कर सकता हूँ, फट से बुला सकता हूँ। हाँ, तो केजरीवाल पे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा है, उस पर अब सुनवाई होगी। जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो भी जानते किस लिए? एक पोस्ट के लिए। एक जर्नलिस्ट और केजरीवाल और साथ कुछ और पॉलिटिशियन है। अभी नहीं चाहिए, बुलाऊंगा। चलो फ़ोन आ गया भाई, ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं लिख के आ लाया हूँ, फिर भी रख लेते हैं, तब तक वो घूम लेगा बेचारा, फ़ोन के एडिक्शन कम होगी। तो जो सारे जो 5 करोड़ से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट केसेस पड़े हैं, जो कुछ तो कितने, सर मैं लिख के ना हूँ ना, तो मतलब वो 5 करोड़ केस पेंड मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले केजरीवाल ने जो एक पोस्ट डाला ना हमारे खिलाफ, वो पोस्ट डिलीट कर दे और उसके लिए सज़ा हो जाए थोड़ी बहुत। ये है जुडिशरी हमारी। वैसा मैं वैसे एक कैलकुलेशन भी है। ये जो 5.3 करोड़ केसेस पेंडिंग है ना, इस पूरे बैकलॉग को क्लियर करने में 300 साल से जिस स्पीड में अभी मतलब कर रहे कोई केसेस सॉल्व हो रहे, 300 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा इस 5.3 करोड़ केस जो पेंडिंग है उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। जो फिर जो नए केस होंगे उसकी बात छोड़ के सिर्फ इतने ही बैकलॉग क्लियर करने के लिए 300 साल से ज़्यादा। इतना गंदा बैकलॉग तो हमारा नहीं है। Between 2017 and 2021, over 1,600 complaints were received against judges. Only a few led to visible disciplinary action. ठीक है, और अब आते हैं जजेस के ऊपर केस, क्योंकि जज पे केस होना भी बनता है, क्योंकि there are many judges who are corrupt, contempt of court. लेकिन उसमें से बहुत थोड़े थे जिन पे मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया। इम्पीचमेंट किसी पे नहीं हुई, मैं आता हूँ। हाँ, इम्पीचमेंट की बात कर रहा था, अगली लाइन थी, नो जज हैज़ एवर बीन इम्पीच्ड और कन्विक्टेड फॉर करप्शन इन इंडिया। एक जज के ऊपर भी जज मतलब पकड़ा नहीं गया, कन्विक्ट नहीं हुआ करप्शन के लिए, ना इम्पीच हुआ है। जैसे इम्पीचमेंट तुम्हें बताता हूँ, इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जज को निकालने का। ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं लिख के लाया कि हाउ टू रिमूव जज। ठीक है, अगर आपको एक जज को निकालना है, ठीक है, हाँ, हाउ टू रिमूव जज अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 217 the constitution of India, judges of the Supreme Court and High Courts can be removed by the president, मतलब president का signed after parliamentary process for proven misbehavior and incapacity। मतलब पहले पार्लियामेंट वोट करेगी इसके ऊपर कि हाँ इस जज को निकालना चाहिए कि नहीं, इस जज ने गलत काम किया या करप्शन में शामिल हुआ कि नहीं, पहले पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। जैसा तो, और आपको लगता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी जल्दी ऐसी चीज़ें? हाउएवर impeachment is rare and politically sensitive with only a handful of attempts since इंडिपेंडेंस लेके हैंडफुल अटेम्प्ट्स हुए हैं, लेकिन आज तक एक जज भी इम्पीच नहीं हुआ है, एक जज की भी इम्पीचमेंट नहीं हुई है, ना कन्विक्ट हुआ एक जज भी, क्योंकि कन्विक्ट होने से पहले ही बच जाते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं, जैसे कि जस्टिस वर्मा। वैसा दिल्ली बार काउंसिल चेयरमैन के मेनन पब्लिकली स्टेटेड दैट lawyers are well aware of which judges are corrupt and claim 90% of the judges are corrupt। ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली बार काउंसिल चेयरमैन के मेनन has said and claim 90% of judges are corrupt। मैं नहीं कह रहा ये, ठीक है, मैं नहीं कह रहा। एंड देयर आर फ्यू, बहुत सारे एग्जाम्पल मिले जो कि मैं कुछ बड़े लिख के लाया हूँ।
1993 जस्टिस वी रामास्वामी, 2009 कैस एट निर्मला यादव डोर, ठीक है, जस्टिस सॉरी कैश एट जस्टिस निर्मला यादव डोर। वैसे हुआ जानते हो निर्मला यादव के ये करप्शन पकड़ा कैसे गया था। जो ये कैश का ये जो बैग था ना, जो डिलीवरी वाला एजेंट था, जो डिलीवरी एजेंट था, उसने एक गलत एड्रेस पे एक गलत जज के घर पे डिलीवरी कर दी, ठीक है। बाद में फिर बाद में सही जज पे यानी निर्मला यादव जी के घर पे डिलीवरी हुई। तब तक वो गलत डिलीवरी की बात फैल चुकी थी और तब जाके उनका करप्शन का बात पता चला, ठीक है। फिर 2010, इस पर बहुत मैंने ज़्यादा क्यों लिखा ये, मुझे खुद पढ़ने दो। हाफ द चीफ जस्टिस करप्ट, हाँ, हाफ द चीफ जस्टिस करप्ट क्वेश्चन मार्क, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति, हाँ, शांति भूषण एंड हिज सन प्रशांत भूषण alleged in a Supreme Court affidavit that 8 of the previous 16 Chief Justice of India were corrupt. 8 of the previous 16 Chief Justice of India were corrupt. Not my words. Shanti Bhushan and his son Prashant Bhushan's word in Supreme Court affidavit of India were corrupt. ठीक है. The government respond with contempt. गवर्नमेंट ने कहा तूने तौहीन कैसे की, contempt proceeding against the Bhushans. The matter rests no reach no notable conclusion. मैटर दब गया फाइलों के बीच में। फिर 2011 में जस्टिस सौमिता सेन का केस, फिर 2012 में सीबीआई स्पेशल जज तलवरी पटाम्बीरम राव, सॉरी फॉर मिस प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फिर 2016 में सिविल जज रचना तिवारी, ठीक है, और फिर रचना तिवारी फ्रॉम 30 हज़ारी कोर्ट, ठीक है, जो रेड हैंडेड पकड़ी गई 4 लाख ब्राइब लेते हुए फ्रॉम एडवोकेट, कुछ नहीं हुआ। फिर सबसे लेटेस्ट जस्टिस वर्मा का मार्च 2025, लास्ट ईयर, 1 साल हो चुके इस बात को। जस्टिस यशवंत वर्मा, फायर ब्रोक एट मार्च 14, 2025, 15 करोड़ रुपए मिले शोरूम से। A 3-member inquiry committee founded strong evidence that Verma and his family had tacit or active control at the storeroom. Strong evidence, ठीक है, मतलब एविडेंस का भाई उनका स्टोर रूम था, चीफ जस्टिस का घर है, ठीक है। कोई बाहर का आदमी आके 15 करोड़ रुपए जैसे चीज रकम नहीं रख सकता बिना चीफ जस्टिस या उनके सिक्योरिटी पर्सनल को पता लगे हुए, ठीक है। 1 साल हो गए, ही रिजाइन, नो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड। तो इससे पहले कोई एक्शन हो पाता, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब रिजाइन कर दिया, लेकिन एक सेकेंड, किसी एक लेट से कोई मिनिस्टर है, ठीक है, देयर इज अ मिनिस्टर, सॉरी देयर इज अ इंडियन पर्सन, ठीक है, उसने एक पोजीशन में रह के एक क्राइम कर दिया, ठीक है, एक अच्छी खासी बड़ी पोजीशन में है वो, लॉजिकली सोचना, एक बड़ी पोजीशन में है वो, क्राइम कर दिया उसने, वो क्राइम पे इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो, ठीक है, उससे पहले उसने रिजाइन कर दिया, तो क्या वो क्राइम मिट जाएगा? क्या इसका मतलब उसका वो क्राइम पूरी तरह से मिट गया? ये क्या बात हुई? पता नहीं यार, ये जजेस का सिस्टम कैसा है, सही लोग करप्ट कहते हैं इन जजेस को। जब जुडिशरी करप्ट होगी तो भाई लोगों का सही में लॉ से तो भरोसा उठेगा ही, और तभी ऐसे ये आंडू पांडू से नेता लोग आके पूरा राज करते, गवर्नमेंट का खून चूसते रहते हैं, क्योंकि डर ही नहीं है ना, क्योंकि लॉ का कोई डर नहीं है, क्योंकि जो लॉ जिनके हाथ में है लॉ को काबू लोगों पे बनाए रखना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, हाँ, जो न्याय के देवता है वही बिके हुए हैं। हाँ, तो अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो प्रोसिक्यूशन आगे कुछ होगी नहीं, बात दब जाएगी, और 15 लाख का जो पेंशन है उन्हें मिलता रहेगा ईयरली, और अदर बेनिफिट्स।
हाँ 15 लाख का चीफ जस्टिस को, और जस्टिस को सिर्फ 13.5 लाख का पर ईयर। अब बताओ, इतना गहरा करप्शन है तो करप्शन को कॉल आउट करना भी गलत है, कंटेम्प्ट कहलाता है। तो ये तो कॉलोनियल नियम है। कैसे लागू हो सकता है यार ये दिमाग खराब लोगों को पता भी नहीं, पहली बात, तभी तो इस पे अब बात नहीं होती। और जो जिन लोगों को आप कॉकरोच कहते हैं ना, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन लोगों की वजह से मुझे पता चला ये चीज़ें। बता दूं तो आपकी एक ढंग की, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट और जो कोर्ट की वेबसाइट, जो लॉ वेबसाइट है, वहाँ पर कोई चीज़ ढूंढना मुश्किल है, ठीक है। जो कॉकरोचेस है ना, जो मीडिया, सोशल मीडिया में आके ज्ञान देते हैं, उन्हीं की वजह से मुझे पता चला कि आप लोग कितने दोगले या दोगले हो, क्योंकि खुद करप्शन का पार्ट होते हो, लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करते ढंग से, करप्ट पॉलिटिशियन का साथ देते हो, उनके फेवर में क्या कहते हैं वो ऑर्डर इशू करते हो, और बाद में एक यूट्यूबर आपको करप्ट और तानाशाह कह दे तो आप उसको 6 महीने की जेल भेज दोगे। उसने सिर्फ तानाशाह का, उसके चक्कर में 6 महीने की जेल, ठीक है, और 2,000 रुपये 3,000 रुपये जो भी जुर्माना। अबे लेकिन एक चीफ जस्टिस के घर में 15 करोड़ रुपए पता चले, और एक कमिटी ऑफ 3 पीपल हैव स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि उन चीफ जस्टिस हो या वो वर्मा, यशवंत वर्मा, और उसकी फैमिली का कंट्रोल था स्टोर रूम पे, तो कैसे उसका क्यों नहीं कुछ हुआ? अगर आपको मेरे पे कंटेम्प्ट लगाना है ना, आई होप ये पूरी वीडियो देख ले तभी आप बात करें, क्योंकि किसी भी बहस में पार्ट लेने के लिए आपको पहले लगभग पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो पहले पूरी वीडियो देख लेना, कि ये नहीं कि मैंने एक दोगला बोल दिया तो चलो वीडियो बंद। पहली बात, अगर मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना है तो प्लीज़ पहले यशवंत वर्मा को जेल में ठूसो, ठीक है, उसके बाद मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना। ये मत कहना कि ना ना बेटा हम तो तुम प्रायोरिटी केस हो। मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ, मैं यूट्यूबर एक कॉकरोच हूँ। वो जस्टिस था, वो प्रायोरिटी है, बड़ा केस है, ठीक है। मैं तो अगर मेरे पे अगर चार्जेस लगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, मैं इतने कंटेम्प्ट करूँगा, कोर्ट मेरा है कि इतने कंटेम्प्ट करूँगा ना कि रिकॉर्ड बना दूंगा। मैं बता दे रहा हूँ, अगर मेरे वो क्या कहते हैं, मेरे केस फाइल होने से पहले यशवंत वर्मा जेल में नहीं गया तो, ओए तुझे क्या लगता है यशवंत वर्मा को कितने साल की जेल होनी चाहिए? बताना। ये वो कॉकरोच है जो जिसको कुछ नहीं पता। अबे यशवंत वर्मा पिछले साल जो 15 करोड़ मिले थे, उसके घर से आग लगी थी, चीफ जस्टिस था, हाँ टकला सा, जिसको इलाहाबाद भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, फिर रिजाइन। तुझे पता है उसने रिजाइन कर दिया है, और उसको पेंशन, सिर्फ पेंशन हर साल की 15 लाख मिलेगी, बाकी गवर्नमेंट बेनिफिट अलग से। वो जो पकड़ा गया था उसके ऊपर केसेस हुए थे, किसके ऊपर? कोई केस नहीं हुआ। जस्टिस भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, बट मेरे फ़ोन की स्टोरेज ख़त्म हो गई थी। बताओ, ये भी कोई बात हुई? सो मैं 720 पे वीडियो बना रहा हूँ, 6 GB खा लिया। अब बहुत जल्दी इस वीडियो को समराइज़ करूँगा। सो हाँ, मैं कह रहा था कि जस्टिस वर्मा के ऊपर पहले कुछ कार्रवाई करो, ठीक है, फिर मेरे पे आके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना, ठीक है। जो 53 मिलियन केसेस पेंडिंग है, पहले जो मेरे से पहले केस फाइल हो चुके हैं, उन केसेस को क्लियर करो, फिर आके मेरे पे केस फाइल करना, ठीक है। क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी के हिसाब से काम होना चाहिए ना श्रीवास्तव, ठीक है। पहले जिसके साथ गलत हुआ, पहले उसे वो मिलनी चाहिए ना, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि जस्टिस क्या कहते हैं उसे, जस्टिस लेट जस्टिस डिनाइड, अब वो कहते हैं ना जस्टिस डिनाइड, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड। अच्छा, इस फ्रेज सर्च कर, गूगल पे मिलेगा। मैं ये फ्रेज सोच के लाया था, ये सबसे पहले लिखूंगा, क्योंकि हमने वो देखी थी ना, क्या नाम है, जय भीम, उसमें भी देखा कितना लेट जस्टिस मिला था। क्या है? हाँ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिलाइड, ठीक है। तो जो पहले 53 मिनट का जो टाइम बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे उनको क्लियर करना, फिर आके मेरे पे बात करना।
मैं वेट कर लूँगा, ठीक है। और इसमें से एज मैनी एज 2,44,000 केसेस जो पेंडिंग है उस 53 मिलियन में से, जो हीनियस क्या कहते हैं वो है रेप एंड चाइल्ड सेक्स ऑफेंसेस के, ठीक है। 2 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस रेप एंड चाइल्ड सेक्स ऑफेंस के हैं। सो पहले उनको जाके क्लियर करिए रिस्पेक्टेबल कोर्ट। मैं आई डोंट थिंक मैं उतना ज़्यादा लिख पाऊँगा या मतलब मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी लिमिटेड है। ये पहली बार ऐसा हुआ, मैं फिर से व्यूअर से सॉरी बोलता हूँ कि ऐसा कुछ हो गया है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी बता ही दिया मैंने। सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं नोट्स हटा के सिंपल भाषा में बोलूँ तो आई कांट सी एनी होप फॉर जस्टिस सिस्टम। भगवान की कृपा से मेरे इमीडिएट फैमिली या जान पहचान में कोई कोर्ट के चक्कर नहीं पड़ा, लेकिन मुझे पता है जब लोगों का कोर्ट का चक्कर शुरू होता है तो चक्कर ही लगाते रह जाते हो, पैरों की चप्पल घिस जाती है। सो पहले अपने इस सिस्टम को ठीक कीजिए। मैं ऑल द जुडिशरी, पूरी जुडिशरी से बोल रहा हूँ, पहले सिस्टम को ठीक कीजिए, फिर जाके ऐसे कॉकरोच लोगों की बात पे कंटेम्प्ट डालिए, ठीक है। बात बात पे बुरा मानना बंद कर दीजिए। आप क्या कहते हैं, 8वीं क्लास की छोटी बच्चियाँ नहीं है कि मैम सॉरी लॉ उन्होंने मुझे बुरा बोला, ठीक है, इसको डांटो, नहीं इसको सजा करो, नो मैम हाथ ऊपर करो, नहीं मैम मुर्गा बनाओ। आप नहीं हो टीनेज गर्ल्स, नहीं हो कि नहीं मुझे बुरा लगा है, क्या बात हुई। थोड़ा ऐसे आई नो, मैं पूरे जस्टिस सिस्टम को नहीं कह रहा, बट मुझे अभी भी पता है, मैंने देखे बहुत सारे लाइव एग्जांपल, जो बहुत सारे अच्छे जजेस हैं जो करप्ट नहीं है, जो लॉयर्स हैं जो करप्ट नहीं है, जो सच्चाई का साथ देते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं और फॉलो करवाते हैं, ठीक है। उनके लिए बहुत अच्छी पूरी रिस्पेक्ट है मिली है, ठीक है, कि हाँ भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। बट मैं जो बाकी है, जो मैक्सिमम है, जो करप्ट हैं, और ये मेरे वर्ड्स नहीं, ये ऑफिशियल लोगों के करप्ट से जो मैं बता चुका हूँ, मैं वापस से बताना हो तो नाम ले लूँगा, जो कि मैं अगर नाम पता करना तो आप वीडियो डिवाइड करके देख लो, मैंने नाम ले लिया है किस किस का, के मैंने ब्रिजभूषण, क्या नाम था, मैं नाम भूल गया सॉरी। बट हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पे लगाइए पहले, जो वो 53 मिलियन केसेस है ना, उनको क्लियर कीजिए, फिर मिलते हैं आपको कोर्ट में, अगर आपको मिलना हो तो। वैसे आपको अगर मतलब मुझे लगता है कि ना अगर मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना तो आपको तो भाई मेरी तो पूरा मतलब जो थोड़ी बहुत इज्जत भी है ना जुडिशरी के लिए, पूरी ख़त्म हो जाएगी। जैसे मेरा पॉलिटिशियन से भरोसा उठ चुका है ना, बिल्कुल, क्योंकि मैं हर एक पॉलिटिशियन को फेट करता हूँ, भर के गालियाँ देता हूँ, कोई ढंग का नहीं। बट अगर ऐसा चलता रहा जुडिशरी के साथ तो आई होप, बाय द वे अगेन सॉरी फॉर वीडियो की ऐसी क्वालिटी के इनकन्सिस्टेंसी की वजह से मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लास्ट में थोड़ी वीडियो क्वालिटी गिर चुकी है, क्योंकि रेंडर करने में बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्स लगता है, रिसोर्स का मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लैपटॉप की हालत ख़राब हो जाती है। मेरे को और भी टॉपिक से बात करने थे, बट यही टॉपिक बहुत ज़्यादा हो गया, और मेरे जो शुरू में जो नर्वसनेस थी, थोड़ा डर रहा था मैं, उसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। बट आई विल एड्रेस दिस इशू, द करप्शन ऑफ जुडिशरी और होल जुडिशरी। मैं फ्यूचर में दोबारा से एक और बार आऊँगा इस पर, उस वक्त मैं रिसर्च नहीं, मेरे जैसे कुछ और कॉकरोचों को हायर करूँगा, उनसे अच्छे से रिसर्च करवाऊँगा 2-3 महीने तक, फैक्चुअल रिसर्च, पूरी स्क्रिप्ट अच्छे से लिखवाऊँगा, प्रिंट करवाऊँगा, वैसे लिखने के लिए कि अपनी राइटिंग ही ना समझ पाऊँ, तब आके अच्छे से मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह लीजिए, कंटेम्प्ट की तरह मत लीजिए। अगर कोई भी ऑफिशियल मेरी बात सुन रहा हो तो मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था
किसी को बुरा भला बोलने का। मैंने कोशिश की जितना हो सके मैं सच बोलूं। मैंने कोई भी चीज़ आलतू फालतू उल्टा एक्स्ट्रा तो बोली ही नहीं है। हो सकता है फैक्ट चेक करवा लीजिए, और बोली हो तो उसके लिए मैं पहली सॉरी बोलता हूँ, जो कि मैंने बोली नहीं है। या अगर आपको इंडिया के सिटीजन्स का भरोसा बनाना है जुडिशरी में, तो प्लीज़ कुछ अच्छे रिफॉर्म्स कीजिए जुडिशरी में, ताकि आम जनता केट कचहरी के चक्कर में रिश्वत ना दे के चुप हो जाए, या ये कह के ना चुप हो जाए कि छोड़ो ना, कोर्ट का चक्कर कौन काटेगा। क्योंकि ये कोर्ट का चक्कर होता है ना, इसके चक्कर में ये करप्ट पॉलिटिशियन, ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग मलाई लपेट रहे हैं, और एक आम आदमी इन पे केस करने से डरता है, क्योंकि केस करेंगे तो पूरी ज़िंदगी चली जाएगी। सो आई होप आप कुछ अच्छी रिफॉर्म करें। मेरे इस क्रिटिसिज्म को, या जो भी हो, इसको कंटेम्प्ट ना लेके एक क्रिटिसिज्म ले, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरह ले। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी वो देता है जो क्रिएट करता है कुछ आर्ट। तो मैं भी इस देश का एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा उन करप्ट नेताओं से तो ज़्यादा ही ज़िम्मेदार हूँ, कि मैं किसी हमारे एक गवर्नमेंट बॉडी में थोड़े से जो इश्यूज़ है उनको कॉल आउट कर रहा हूँ कि हाँ भाई, इस बॉडी में थोड़ी इशू है, तो आप थोड़ा सुधारिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इशू है, क्यों है इशू, मैं तुम्हारा कान नहीं पकड़ रहा कि ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, कुछ लोगों की तरह प्लीज़ सुधारिए। सो एंड हाँ, फॉर द व्यूअर्स, जो जनरल व्यूअर्स है, आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस क्वालिटी इशू। मैं द बॉयज़ का लेटेस्ट एपिसोड मतलब देयर वाज सम स्टोरेज इशू। मेरे पास बहुत एक दो कुछ बहुत बड़ी फाइल्स थी जो मैं डिलीट नहीं करा था, तो उसके चक्कर में स्टोरेज बड़ी हो गई। एटलीस्ट 5-10 मिनट के बीच की क्लिप मैं बस बोलता रहा, और वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई स्टोरेज के चक्कर में। बट फिर भी मैं इस समरी में जो भी बोल रहा हूँ, मैंने जितनी बातें बोलनी थी लगभग बोल दी। मैं बहुत सारी और भी बोल सकता हूँ, लेकिन शॉर्ट में रखे तो ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और मीडिया से मैं कहता हूँ कि मेलेडी की न्यूज़ दिखाना बंद कीजिए, सीरियस न्यूज़ दिखाइए, नहीं तो ज़िंदगी भर आप गोदी मीडिया ही कहलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। मिलते हैं आपको अगले हफ्ते में। ओ भाई, आना है, कुछ कहना, आइए। अरे आओ आओ आओ। अरे अगर फंसूंगा तो अकेले क्यों फंसूंगा, आना नहीं जानते, आजा चेहरा दिखा दो लपेटे पे। अबे साथ में ट्रिप हो जाएगी जेल की, फ्री में यार, 6 महीने की भाई, रहना खाना सब फ्री। देख आ रहा है ना, रहना खाना फ्री सब। हम फर्स्ट 6 महीने की ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भाई फाइन नहीं दे पाएंगे तो 6 का 7 कर देना, ठीक है। हाँ ये भी है, नाम ऋषभ श्रीवास्तव। मेरे को अरे आना ऋष, कुछ डिमांड है। अरे कॉलेज वाले भी समझ जाएंगे। जैसे जेल में बुक्स वगैरह देते हैं ना, जेल में बुक्स देंगे, हाँ देते हैं। बुक्स दे देना मेरे को, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी दे देना, इवन फ्लूट भी चलेगा। नहीं देंगे वो, क्यों? वेपन बन सकता है ना। कहाँ से बांसुरी? भाई बांसुरी बन सकता है वेपन, पेंसिल वेपन बन सकता है। तो अच्छा ठीक है, गिटार दे देना। गिटार तो और वेपन गंदा बन सकता है, गिटार नहीं देंगे। बांसुरी नहीं देंगे, तुझे गिटार देंगे, कहेंगे हाँ तुम्हारे गिटार पसंद है। सो या अरे आजा यार अनीश, झुनझुना दे। क्या हो गया? अबे तो बैठने के लिए बुला रहा हूँ, आना। नहीं, ये ले है पानी, ये किसी का पड़ा हुआ है मेरे आने से पहले। पानी तो है भाई, जल ही जीवन है। आइए। अरे मैं दिख रहा हूँ, पता नहीं भाई मुझे। थोड़ा इधर है, थोड़ा नहीं दिख रहा, और पीछे करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा जूम कर रखा है, थोड़ा उधर, थोड़ा और पीछे, तो बस थोड़ा चिपको। हाँ तो आप नाम बताइए अपना, थोड़ा इधर, थोड़ा। अबे कितना हो जानते हैं मेरे को लोग, अनीश कुमार चौधरी नाम है मेरा। शेव नहीं किया क्या तूने? बड़ा गंदा लग रहा है। सो अनीश कुमार चौधरी, हाँ। तो 6 महीने की ट्रिप, अगर आप कंटेम्प्ट में जाते हैं तो ये भी मेरे साथ है। इन्होंने ये स्क्रिप्ट लिख के दिए मुझे, इन्होंने मजबूर किया ऐसे कोर्ट के बारे में बुरा भरा बोलने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा 6 महीने की ट्रिप हमारी फिक्स कर दीजिए, फ्री में रहना खाना फ्री। मारना वरना मत यार, छोटो। हाँ हम मान लेंगे, हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना। मारना वरना मत, मार हो गए, मार खा कितना मार, नहीं मारना मत पहले। हाँ लेकिन हाँ,
मेरे पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने से पहले जस्टिस नहीं, यशवंत वर्मा को जेल में डालिए 15 साल के, फिर बात करते हैं। नहीं तो मैं आगे कोर्ट में हक दूंगा। जितने भी पेंडिंग केसेस है पहले उसको बंद कर दीजिए भाई, बंद कर दें कैमरा मैन, बंद कीजिए। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। हाँ, अरे अबे बीच में गड़बड़ हो गई यार।